हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है नोबेल प्राइज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका थ्योरी पार्ट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको थ्योरी इसका जानना होगा, कंसेप्ट जानना होगा। उसके बाद इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको यूजफुल रहने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था 1901 में, यानी 1901 में। किनके सम्मान में? तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो एक वो स्वीडिश इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और बाद में उनकी जो संपत्ति थी वह नोबेल प्राइजेस के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। नोबेल प्राइज की बात करें तो वह 6 फील्ड में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर उसको मेडिसिन भी हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेज या फिर इसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ ये जो 5 हैं, फिजिक्स से लेके आपका पीस तक, शुरुआत में सिर्फ यही 5 दिए जाते थे, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया। इकोनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज हैं वह ऐड किया गया था 1968 में, लेकिन इसको पहली बार सम्मानित किया गया था, अवार्ड किया गया था 1969 में। तो ऐसे भी घुमा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नोबेल प्राइज पूरा सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो वह नोबेल फाउंडेशन द्वारा मैनेज किया जाता है और अलग अलग इंस्टीट्यूट इसको अवार्ड करती है। उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग मेडिसिन भी बोलते हैं, वह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और नोबेल पीस प्राइज, यह नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। अब यहाँ पे एक कैच है, बाकी के जो ये 5 प्राइजेस हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, यह अवार्ड किया जाता है स्वीडन द्वारा, यानी कि स्वीडन के देश में ये तीनों इंस्टीट्यूट स्थित है, वही प्रदान करती है। लेकिन सिर्फ ये नोबेल पीस प्राइज जो है यह नॉर्वे में सम्मानित किया जाता है, नॉर्वे देश में, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। अब आइए यहाँ कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं 2025 का जो नोबेल प्राइज है उसकी घोषणा के बारे में। यहाँ अनाउंसमेंट इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, पहले इसकी घोषणा की जाती है और दिसंबर माह में इसकी वितरण किया जाता है, यानी ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट दिसंबर माह में किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था आपका मेडिसिन का, 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो ये 6 अक्टूबर से आपका 10 अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूसली इसको अनाउंस किया गया था और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स को ये लास्ट में ऐड भी किया गया था। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे अंतिम में इसकी घोषणा की गई थी। 1901 से लेकर 2025 तक टोटल 633 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और कितने विजेताओं को? तो 1026 विजेताओं को। अब आइए अलग अलग क्षेत्र में देख लेते हैं टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं और कितने विजेता उसमें दर्ज है। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक, यानी 1901 से 2025 तक टोटल 119 पुरस्कार दिए जा चुके हैं 230 विजेताओं को। केमिस्ट्री की बात करें तो यह 117 पुरस्कार दिया गया है 1901 से 2025 तक टोटल 200 विजेताओं को। मेडिसिन की बात करें तो अभी तक 116 पुरस्कार दिया गया है 232 विजेताओं को। लिटरेचर यानी साहित्य की बात करें तो टोटल 118 पुरस्कार दिए जा चुके हैं 122 विजेताओं को। नोबेल पीस प्राइज की बात करें, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार, तो टोटल 106 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें से 112 व्यक्ति विजेता हैं और 31 संस्थाएं विजेताएं रही हैं। तो यह इंडिविजुअल के साथ साथ संस्थाएं को भी प्रदान की जाती है नोबेल पीस प्राइज। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र, ये टोटल 57 पुरस्कार दिए जा चुके हैं 1901 से 2025 तक टोटल 99 विजेताओं को, यानी 99 विजेताओं को। अब आइए हम लोग एक डेटा देख लेते हैं जिसमें भारतीय या फिर भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप सभी को पता होगा, ये जीके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और इस तरीके से फिर ये सीरीज चलते रहा। आप लोग देख सकते हैं सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। तो ये देखिए स्टैटिक जीके अगर पूछा जाता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, कोई इंडियन अगर जिनको नोबेल प्राइज मिला है वह अभिजीत बैनर्जी थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया था 2019 में। उसके बाद कोई भी इंडियंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मैडम क्यूरी के बारे में आपको पता होगा, वह एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। वह पहली ऐसी महिला नोबेल विजेता थी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीता था अलग अलग फील्ड में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। यहाँ बात हो रही है पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता की। जॉन बार्डिन की अगर हम लोग बात करें तो वह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2 बार मिला है उन्हें।
लिनस पॉलिंग की बात करें तो इन्हें भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा था मैडम क्यूरी के बारे में, तो वो पहली महिला थी। यहाँ निलस पॉलिंग है, सबसे पहले इनको 2 नोबेल मिला था केमिस्ट्री और पीस में। और नोबेल पीस प्राइज की अगर हम लोग बात करें तो यह इसलिए यूनिक है क्योंकि यह व्यक्तियों के साथ संस्थाएं को भी प्रदान की जाती है। अब आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के कौन विजेता रहे हैं, किस क्षेत्र में उनको दिया गया है, और सबसे जरूरी चीज जो एग्जाम का पार्ट बन सकती है, किस चीज के लिए उनको दिया गया है, वह भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नोबेल प्राइज मेडिसिन का यानी कि चिकित्सा का, इससे 3 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं, मैरी ई ब्रंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। देखिए यहाँ सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल अब नहीं पूछे जाते करंट अफेयर्स में, यहाँ पूछा जाता है, हो सकता है व्यक्ति का नाम दे दिया जाए, साथ में वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ पूरा फैक्ट्स मैंने मेंशन कर रखा है, और किस फील्ड के लिए, किस चीज के लिए उनको दिया जाता है, वो भी सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैरी ई ब्रंकाउ और फ्रेड रैम्सडेल ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और शिमोन साकागुची जापान से बिलोंग करते हैं। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया है, यह मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2025 का, तो इन्होंने इम्यून सिस्टम की पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर खोज इन्होंने किया है, इसीलिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब क्या होता है यह पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र, तो इसको आम भाषा में मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर पे अगर कोई वायरस अटैक करता है या फिर कोई बीमारी अटैक करती है, तो सबसे पहले हमारा इंटरनल जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह उस वायरस से लड़ता है। उसी की पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की इन्होंने खोज की है। अब ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस बेसिकली होता क्या है, तो ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें शरीर अपने ही अंगों पर हमला नहीं करती है। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम है, वह क्या करता है, बाहरी बीमारी के साथ तो लड़ाई करता ही है, साथ साथ वो कई बार क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देता है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स टिश्यूज में भी चेंजेस होते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम का काम होता है हमारे शरीर को बीमारी से बचाना, उसके खिलाफ लड़ना। सबसे पहले वही लड़ता है, बाद में दवा आके काम करती है। इसीलिए आपने कोविड के टाइम भी देखा होगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी वह बीमार पड़ जा रहे थे, उनको कोविड 19 वायरस जल्दी इफेक्ट कर रहा था। उन्होंने यह समझाया कि शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे अपने अंगों पर हमला क्यों नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक सेल्स की खोज की है जिसका नाम है रेगुलेटरी टी सेल्स। ये क्या काम करती है, बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। अब इनसे क्या मदद मिलेगा, ये रेगुलेटरी टी सेल्स और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज से, तो यह कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज के इलाज में मदद करेगा। अब आइए दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम लोग, नोबेल प्राइज फिजिक्स का यानी भौतिकी का। इससे भी 3 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। यह जॉन क्लार्क यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, माइकल एच डेवोरेट फ्रांस से बिलोंग करते हैं और जॉन एम मार्टिनेस यूएसए के रहने वाले हैं। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत सर्किट में क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज इन्होंने की है। अब ये क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन होता क्या है, ये एक नज़र हम लोग उस पर डाल लेते हैं। क्वांटम टनलिंग बेसिकली एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल ऊर्जा की बाधा को पार कर जाता है, जबकि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अनुसार उसको पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। यहाँ आम भाषा में अगर समझिए कोई दीवार है, तो दीवार को पार करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें इससे ज़्यादा फोर्स होना चाहिए। जैसे बंदूक की अगर गोली चलती है, बंदूक से कोई गोली अगर फायर किया जाता तो वह इस दीवार को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उस गोली में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और इसको यह चीरते हुए पार कर जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें, इन्होंने समझाया कि क्वांटम टनलिंग में क्या होता है, एक ऐसी फेनोमेनन होती है जिसमें कोई बॉल है वह एक दीवार को पार कर जाए बिना उस पर चढ़े हुए, तो ये प्रोसेस होता है आपका क्वांटम टनलिंग में। साथ ही उन्होंने समझाया था एनर्जी क्वांटिजेशन, इसकी खोज की थी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये एनर्जी क्वांटिजेशन क्या होता है कि ऊर्जा केवल कुछ निश्चित स्तरों यानी एनर्जी लेवल्स में ही मौजूद हो सकती है, किसी भी मनमानी मात्रा में नहीं। अगर कहीं पे एनर्जी स्टोर्ड है तो वह एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेगी, अगर उसको बढ़ना भी है तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कभी इतना है कभी इतना है, फिर अचानक से इतना हो गया फिर इतना हो गया, उसका भी प्रोपोर्शन फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही समझाया। एग्जाम्पल के जरिए अगर हम लोग समझे तो सीढ़ी की अगर हम लोग बात करें, स्टेयरकेस जो हमारे घरों में होता है, उसमें इन्होंने ये बताया कि सीढ़ी के पायदान पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कभी भी हम लोग हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी होता ही नहीं है जो हमारे शरीर की भार को सह सके। तो इन्होंने यही क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज इलेक्ट्रिक सर्किट में की थी। उन्होंने यह दिखाया था ये जो क्वांटम प्रभाव है यानी क्वांटम इफेक्ट्स है, दुनिया के बड़े सिस्टम में भी दिखाई देते हैं। देखिए ये क्वांटम सिस्टम जो होता है ये बेसिकली माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में होता है,
एटम लेवल पे। लेकिन इन्होंने ये दिखाया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि बड़े सिस्टम में भी उस चीज़ को देखा जा सकता है। इससे क्या होगा, क्वांटम साइंस को समझना और नई टेक्नोलॉजी में उपयोग करना आसान होगा। जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स, सेंसर्स और क्रिप्टोग्राफी के भविष्य को यह मजबूत करेगा, क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन। अब आइए अगला क्षेत्र देखते हैं, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का। इससे भी 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। सुसुमु किटागावा, जैसा नाम है, वो जापान से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड रॉबसन यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और ओमार एम यागी जॉर्डन से बिलोंग करते हैं। अब इनको क्यों ये सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज? तो इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मेटल से ही बने होते हैं। उसमें छोटे-छोटे खुले स्थान यानी कि पोरस होते हैं। पोरस मतलब समझिए कि स्पॉन्ज आपने देखा होगा, उसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें गैस और अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट कर सकते हैं, अंदर-बाहर जा सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? पानी निकालने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए और साथ ही हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह इन्होंने खोज किया है, उसका विकास किया है, इसीलिए इनको ये केमिस्ट्री का 2025 का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब आइए अगला देखते हैं, नोबेल प्राइज लिटरेचर यानी साहित्य का। तो इससे सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, लाज़लो क्रिज़नहोरकाई। ये हंगरी के रहने वाले हैं और इनके सशक्त और दूरदर्शी साहित्यिक कार्यों के लिए नोबेल प्राइज मिला है साहित्य का। ये एक राइटर हैं, उनकी राइटिंग्स में गहरी कल्पना शक्ति, गंभीर दृष्टि और कला की ताकत दिखाई देती है। और साथ ही ये हंगरी के रहने वाले हैं, तो इन्हें मॉडर्न हंगरी यानी कि आधुनिक हंगरी के एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं, नोबेल पीस प्राइज। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यह नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, नॉर्वे देश में। इससे एक ही व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं, मरिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला के रहने वाली हैं। इनको यह अवार्ड क्यों मिला है? तो वेनेजुएला में बेसिकली डिक्टेटरशिप चल रहा था, यानी कि तानाशाही। तो इन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के सिस्टम जो है, यानी डिक्टेटरशिप सिस्टम को चेंज करके वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन्होंने तब्दील कर दिया। तो ये देखिए, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोई बहुत ही बड़ा चेंजेस लाते हैं, उन्हें ही नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आइए सबसे लास्ट है, इकोनॉमिक साइंसेज यानी अर्थशास्त्र। तो इससे 2025 में 3 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं, जोल मोइकर जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं, फिलिप एगियन फ्रांस के रहने वाले हैं और पीटर हॉविट कनाडा के रहने वाले हैं। अब देखिए, यह क्यों इनको मिला है? तो अर्थशास्त्र, यहाँ जब भी अर्थशास्त्र की बात होगी तो हम लोग किसी इकोनॉमी, किसी सर्टन प्लेस से रिलेट करके देखेंगे कि वहाँ के डेवलपमेंट या वहाँ के ग्रोथ के लिए। इन्होंने समझाया कि अगर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ है, वह इनोवेशन ड्रिवन हो, तो वो बेहतर तरीके से हो सकता है, यानी कि नवाचार संचालित आर्थिक विकास को इन्होंने समझाया है। और उसी के लिए 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज से इन तीनों को सम्मानित किया गया है। इन्होंने यह बताया नए विचार, तकनीक और नवाचार कैसे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। इन 3 में से एक व्यक्ति जोल मोइकर ने कुछ अलग स्टडी को प्रेजेंट किया है और फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने सम्मिलित रूप से कुछ अलग स्टडी को प्रेजेंट किया। अब जोल मोइकर ने क्या प्रेजेंट किया है? तो इन्होंने तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के जरिए निरंतर विकास यानी कि सस्टेन्ड ग्रोथ की शर्तों का अध्ययन किया है। यह स्टडी इन्होंने प्रेजेंट किया कि ये जो सस्टेन्ड ग्रोथ है, निरंतर विकास है, वह हम लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के जरिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहीं फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने क्या समझाया कि हम लोग इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रचनात्मक विकास के माध्यम से, यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से। अब ये जो प्राइज मनी है, इन तीनों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। इन्होंने अकेले प्रेजेंट किया है, तो प्राइज मनी का 50% इनके पास गया है और बाकी का 50% फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने आपस में बांटा। तो यहाँ हमारा नोबेल प्राइज का थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें। तो नोबेल प्राइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2025 में मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर खोजों के लिए कौन सा नोबेल प्राइज मिला है? फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री या फिर नोबेल पीस प्राइज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेडिसिन। आप लोग भी साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिएगा स्क्रीन को पॉज करके। तो इनको यह क्यों अवार्ड मिला है मेडिसिन का? इन्होंने कुछ खोज किया है और उन खोज में यह समझाया गया कि इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यूज पर हमला क्यों नहीं करता। उन्होंने एक सेल्स की खोज की थी, रेगुलेटरी टी सेल्स, उसकी पहचान की थी, जो क्या करती है, शरीर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का भौतिकी नोबेल किस कारण दिया गया है, यानी कि फिजिक्स नोबेल प्राइज किस लिए सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को दिखाने के लिए, उसमें खोज करने के लिए किस चीज में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में। इससे 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम इफेक्ट्स दिखाए हैं, जैसे क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन्होंने दिखाया है, और इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है, जिसे एक्सपेरिमेंटली अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने क्वांटम बिहेवियर केवल बहुत छोटो कणों तक सीमित नहीं रखा, बेसिकली छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं क्वांटम वहीं तक सीमित है, लेकिन इन्होंने यह बताया कि नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े ऑब्जेक्ट में भी यह दिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन का नोबेल प्राइज मिला है। ये बेसिकली 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को मिला है। तो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, छिद्र युक्त यानी पोरस पदार्थ होते हैं। इनका उपयोग बेसिकली किस चीज के लिए किया जाता है, पानी निकालने, प्रदूषकों को पकड़ने यानी पोल्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए और हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का साहित्य नोबेल किसे मिला है, यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाज्लो क्रिजनहोरकाई। ये हंगरी के रहने वाले हैं और उन्हें सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य का नोबेल मिला है। उनकी रचना कैसी थी, तो उनकी रचना में बेसिकली गहरी कल्पना और कला की ताकत को सम्मानित किया गया था, और इन्हें ही मॉडर्न हंगरी का एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का नोबेल पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला के रहने वाली हैं और इन्होंने वेनेजुएला में क्या किया, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही से शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेसी में वहां के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का आर्थिक विज्ञान नोबेल किन्हें मिला है, यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोल मॉइकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। उन्हें इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि समझाने के लिए उनको सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। उन्होंने यह बताया कि नए विचार और तकनीक अर्थव्यवस्था को समय के साथ कैसे बढ़ाते हैं, और यहाँ साथ में हमने ये भी देखा था, जो प्राइज मनी है ये जोल मॉइकर को 50% मिला था और फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को रेस्ट 50% इन दोनों ने बांटा था, क्योंकि इन दोनों ने अलग अलग थ्योरी को प्रेजेंट किया था और जोल मॉइकर ने एक अलग इंडिविजुअल स्टडी को प्रेजेंट किया था। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना होती है, जैसा कि कंपटीशन लेवल होते जा रहा है इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 चिकित्सा नोबेल यानी कि मेडिसिन नोबेल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मेरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया। पुरस्कार ने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को मान्यता दी और विजेताओं ने रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। यह मेरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है और इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर खोज किया है, जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर पे हमला क्यों नहीं करता, क्योंकि इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की थी जो शरीर के एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करती है। तो इसीलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं एईडीओ में। 2025 भौतिकी नोबेल यानी कि फिजिक्स का नोबेल ने क्वांटम बिहेवियर को ऐसे सिस्टम में दिखाया जिसे डिवाइस की तरह अध्ययन किया जा सकता है, और उसका रीजन दिया गया है प्रयोग सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर आधारित थे। तो हमें बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, क्या असर्शन सही है, रीजन सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर एक सही है दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्शन भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है। इन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स में मैक्रोस्कोपिक स्केल पर क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को दिखाया था, जिसमें हमने देखा था क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन को इन्होंने कैसे समझाया था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए यानी इस तरफ दिया हुआ है विजेताओं का नाम और इस तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। कौन से विजेता को किस क्षेत्र में अवार्ड किया गया है, इस कूट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में कूट दिए गए हैं, उसे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मैरी ई ब्रंकाउ को किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, तो मेडिसिन में। मैरी ई ब्रंकाउ के साथ 2 व्यक्ति और थे जिनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। जॉन क्लार्क की बात करें तो इनको मिला है फिजिक्स में एनर्जी क्वांटिजेशन
और क्वांटम टनलिंग की इन्होंने खोज की है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इनके साथ 2 व्यक्ति और थे। ओमार एम यागी की बात करें तो इनको मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। इनके साथ 2 व्यक्ति और थे और केमिस्ट्री में इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए इनको यह अवार्ड बेसिकली मिला। अगर हम लोग अगला ऑप्शन बोलें लाज़लो क्रज़नहोरकाई, तो इनको मिला है लिटरेचर का 2025 का नोबेल प्राइज़। ये हंगरी के रहने वाले हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्हें मॉडर्न हंगरी के एक इम्पॉर्टेंट लेखक के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है मरिया कोरिना मचाडो, तो इनको मिला है 2025 का नोबेल पीस प्राइज़। ये वेनेजुएला के रहने वाली हैं और हमें पता है कि वेनेजुएला में इन्होंने डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को शांतिपूर्ण तरीके से चेंज किया था। सबसे लास्ट है जोल मोइकर, तो इनको 2025 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द 2025 नोबेल अनाउंसमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए ये अनाउंसमेंट को हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा अवार्ड अनाउंस किया गया था और सबसे लास्ट में कौन, बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें पता है ये 6 अक्टूबर से इसकी अनाउंसमेंट शुरू हुई थी, 6 अक्टूबर 2025, और लास्ट हुआ था आपका 13 अक्टूबर 2025। तो हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले 6 अक्टूबर को मेडिसिन के लिए अनाउंस किया गया था, 7 अक्टूबर को फिजिक्स, 8 अक्टूबर को केमिस्ट्री, 9 अक्टूबर को लिटरेचर, 10 अक्टूबर को पीस और सबसे लास्ट में 13 अक्टूबर को इकोनॉमिक साइंसेज यानी अर्थशास्त्र का। ये देखिए थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं कि शुरू में ये जो 5 फील्ड थे, 5 फील्ड में अवार्ड किए जाते थे 1901 से। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वह 1968 से स्टार्ट उसको ऐड किया गया था। लेकिन वह सबसे पहली बार प्रदान किया गया था 1969 में। आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ से आप हमेशा रिलेट करिएगा, अनाउंसमेंट इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट में होता है और जो वितरण होता है दिसंबर में वो भी सबसे लास्ट में ही। तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा नोबेल प्राइज़ 2025 से इम्पोर्टेंट थ्योरी, कंसेप्ट और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।